हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र से यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी के लिए सेट नंबर 2 देखेंगे। बाकी मैं साथ ही साथ रुक्मिणी का भी करवा रहा हूँ, उसके भी कुछ सेट्स हो चुके हैं। और मैथ के जो सवाल होंगे उनके लिए सेपरेट वीडियो आप उसको भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। यानी सीधा सीधा पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था वह कौन था, तो वह था बिंदुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वह बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1556 में। ठीक है, 1556 में दूसरी पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। तीसरा क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कहाँ लेकर के चला गया था? कन्नौज। ठीक। चौथा क्वेश्चन, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका। तो यह प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। क्वेश्चन नंबर 5, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनवी का जो इतिहासकार था दरबारी वह था उत्बी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा गलत है। तो दीवाने मुफ्तक राज अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, इसी ने अपनी जनता से 50% टैक्स भी लिए थे। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक का था। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक का था। और दीवाने रियासत, ये जो दीवाने रियासत है ये बलबन का नहीं था। ठीक है ना। तो ये जो दीवाने रियासत था ये भी अलाउद्दीन खिलजी का ही था। और ये क्या था? बाजार नियंत्रण था। ये किसका था? ये अलाउद्दीन खिलजी का था और ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। ठीक है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 9 में सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वह CR दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वह था लॉर्ड जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 11 में यह विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह ब्राज़ील है। क्षेत्रफल के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है हमारा एशिया, जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका। 13 में ये कह रहा है भारत के किस तट में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है। तो यह कहाँ पे है मुख्य भूमि तटरेखा? सबसे ज़्यादा जो है वह गुजरात के पास है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जब भी पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये होती है गंगा। 2525 किलोमीटर लंबी है ये। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह दुग्ध उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है ना RBI, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और अभी कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं इंडिया में। तो अगर बैंकों की संख्या राष्ट्रीयकृत पूछे तो अभी 12 हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है किसके द्वारा किया जाता है ये। तो ये किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, है ना। और जो वित्त आयोग है वह किसके थ्रू बनता है, वह उसका अनुच्छेद है 280। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में यह है भारत के सीमांत जोत का आकार कितना है। तो सीमांत जोत का आकार जो कितना है 1 हेक्टेयर से कम। अगर आप 1 हेक्टेयर से कम के किसान हैं तो आप सीमांत जोत के किसान कहे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो प्लास्टिक मनी कहा जाता है किसे? क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। इंडिया को भारत किस में कहा गया है। तो यह है आपका अनुच्छेद नंबर 1, है ना, अनुच्छेद 1 में। और भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। तो कितने उल्लिखित हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो अब कितने हो गए हैं? 11। मौलिक कर्तव्य आपका क्या हो गया है? 11। ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर
23वां, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जो स्वतंत्र भारत की लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वह जीवी मावलंकर थे, और यही पहले भी अध्यक्ष हैं जिनके ऊपर महाभियोग लगा है। ठीक है, अगर कभी पूछा जाए सबसे पहले महाभियोग किस लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर लगा, तो जीवी मावलंकर के ऊपर लगा। और वैसे भी स्वतंत्र भारत के सबसे पहले अध्यक्छ कौन रहे हैं, तो जीवी मावलंकर। अगला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1866 में। ठीक है ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है 1866 में बना है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे कह दिया कि नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है, यानी 33%। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 में कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापना है? तो आर्द्रता को मापने के लिए किसका किया जाता है? आर्द्रता मापी का। क्वेश्चन नंबर 27 में आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 28 में आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो आग को बुझाने के लिए जो गैस प्रयुक्त की जाती है उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं, फायर स्टेशनों पे रखा होता है, पेट्रोल पंप पे रखा होता है, घरों पे जो रखा रहता है रेड कलर का, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, वही बाहर निकल करके शुष्क गैस बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो यूरिया का जो संश्लेषण होता है कहाँ होता है? वह यकृत में, यानी यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन खाली जगह में सक्रिय होते हैं, तो यह कहाँ सक्रिय होते हैं? अग्नाशय में। इंसुलिन कहाँ सक्रिय होता है? अग्नाशय में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, वह संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वह संख्या हो जाएगी 8। क्वेश्चन नंबर 32, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है, तो वह भिन्न क्या है? तो 32 में वह भिन्न क्या होगा? वह भिन्न होगा 5/4। इन सभी का डिटेल सोल्यूशन हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। यहाँ देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ हम लोग 100 क्वेश्चन देखा करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर की बात होती है, बाकी चीज़ें अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 33 में वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18,265 से घटाए जाने पर उसे पूर्ण वर्ग बना दे। तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी? 33 में 40। अगर इसमें से आप 40 घटा देंगे तो जो बचेगा वह पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3,750 रुपये का निवेश करता है, जो कि उसके मासिक वेतन का 15% है। इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रम से एक बार शिक्षा पॉलिसी में और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसके पास बची हुई राशि कितनी है? तो देखिए इसमें क्या कर लेना, ये 15%, 25, 40 और ये 48% ये इन्वेस्ट कर दे रहा है, और 48% में जो 15% है वह 3,750। ठीक है ना, तो हम लोग 15,750 से 1% निकाल लेंगे और फिर उससे 52% निकाल देंगे, 48% क्योंकि ये इन्वेस्ट कर दे रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा जो 34 का आंसर बनेगा वह क्या बनेगा? वह 13,000 आ जाएगा। आइए, ये क्वेश्चन कह रहा है 59, 63, 68, 77, 74 तथा 73 का औसत कितना है जब प्रत्येक संख्या को 23 से विभाजित किया जाए? ठीक है ना, तो औसत निकाल लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, 35 में आपका क्या हो जाएगा? C 3 हो जाएगा। आइए 36, क्वेश्चन नंबर 36 में प्रतिकूल का विलोम क्या है? प्रतिकूल का विलोम क्या होता है? अनुकूल होता है। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद करना है। अन्वय का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? अनुधन अय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पर है कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होगा ईर्ष्या से जल उठना। क्वेश्चन नंबर 39, कवि का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो इसका जो स्त्रीलिंग शब्द होता है कवयित्री होता है। ठीक है ना, और ये बहुत लोग गलत करते हैं, कवि तो इसमें होगा ही नहीं, है ना, ये क्या होता है? कवयित्री। क्वेश्चन नंबर 40, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए जो वाक्य के लिए एक शब्द होगा वह क्या होगा? प्रोषित पतिका। ठीक है, चलिए उसके बाद ये इंग्लिश का एक पैसेज है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए और इसके आंसर देखिए। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में जो सही होगा, क्वेश्चन नंबर 41 का होगा बी। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में जो सही होगा वह होगा ए। ठीक है,
और क्वेश्चन नंबर 43 में भी ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी। क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे कहा जा रहा है एडवांस, इसका अपोजिट मीनिंग बताना है आपको कि एडवांस का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, तो वह होगा रिट्रीट। ठीक है, आइए फिर ये कुछ दिए गए हैं, इनको सीरीज में बैठाना है। महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय, युवा। तो देखिए इसमें एक चीज तो क्लियर है, महाविद्यालय एकदम लास्ट में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 और इसमें हमारा सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा डी, यानी सबसे पहले शिशु होगा, फिर उसके बाद बच्चा बनेगा, फिर उसके बाद वह विद्यालय जाएगा, उसके बाद वह युवा बन जाएगा और उसके बाद वह महाविद्यालय में चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में आपको ये कहा जा रहा है 5 किताबें बी, जी, एन, पी तथा टी एक के ऊपर एक रखी गई हैं। जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में हो। एन तथा जी के मध्य में केवल एक किताब रखी है गई है। बी पी के बीच ठीक ऊपर है, बी एन के ऊपर है, जी एन के ऊपर नहीं है, तो सबसे ऊपर कौन सी किताब है? तो इसमें जो सबसे ऊपर किताब आएगी वह बी आएगी। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनना है। तो 48 में जो होगा देखिए ऊतक है, अंग है, कोशिकाएं हैं, परमाणु है, ये तीनों सजीव हैं और ये जो परमाणु है ये निर्जीव है। ठीक है ना, आइए यह कथन दिया गया है। कथन ये दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 49 में सभी दार्शनिक बुद्धिमान हैं और राकेश एक दार्शनिक है। तो सभी दार्शनिक अगर बुद्धिमान है और राकेश भी दार्शनिक है तो मतलब राकेश भी बुद्धिमान है। तो निष्कर्ष में राकेश बुद्धिमान नहीं है, ये तो गलत हो गया। और ऑप्शन 2 में कह रहा है कि राकेश बुद्धिमान है, तो ये श्योर है कि राकेश तो बुद्धिमान है। तो 49 में आपका जो होगा वह सी सही होगा कि केवल और केवल 2 अनुसरण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में फिर दे रहा है कथन सभी शासक मशीनें हैं और कुछ मशीनें महंगी वस्तु हैं। सभी शासक मशीनें हैं और कुछ मशीनें जो हैं महंगी वस्तु हैं। ठीक है ना, तो देखिए सभी शासक, अब इसमें पूछ क्या रहा है, निष्कर्ष में कह रहा है कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं। ठीक है ना, कुछ शासक महंगी, तो यहाँ पे महंगी वस्तुएं जो है ना, देखिए सभी शासक मशीनें हैं और अगर सभी मशीनें कहता कि महंगी हैं तब तो शासक महंगे हो जाते, लेकिन यहाँ पे कुछ शासक कह रहा है, कुछ मशीनें, तो कुछ शासक हो सकते हैं, यानी पहला ऑप्शन हम लोग का गलत होगा। ठीक है ना, फिर दूसरा कह रहा है कि कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं। ठीक है, कुछ मशीनें महंगी हैं या कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, दूसरा निकल जा रहा है। और तीसरा सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, ये नहीं निकल रहा है। तो केवल निकल कौन सा रहा है, 2 निकल रहा है और 2 होता है हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में करंट के क्वेश्चन है। जून 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने गहरे समुद्र अभियान का नाम है गहरे समुद्र अभियान को मंजूरी प्रदान की। इस अभियान को चरणबद्ध ढंग से लागू करने हेतु 5 वर्ष की अवधि में इसकी अनुमानित लागत राशि कितनी होगी? तो 5 साल में जो इसकी अनुमानित लागत राशि होगी वह 4077 करोड़ होगी। गहरे समुद्र अभियान के लिए 5 साल का टारगेट और राशि कितनी है, ये 4077 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जो मनाया जाता है यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 30 जून को। ठीक है ना, 53 में देखेंगे किस कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म काला अमरूद विकसित किया है? तो काला अमरूद किसने विकसित किया है? ये किया है आपके बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। बिहार का जो कृषि विश्वविद्यालय है भागलपुर में, उसने बनाया है अमरूद की एक अनोखी किस्म। कौन सी किस्म है? वह काला अमरूद है। क्वेश्चन नंबर 54 2 जून 2021 को किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यह किसके लिए की गई है? डेविड डिओप के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 55 जून 2021 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता किसने? जोकोविच ने, यानी नोवाक जोकोविच ने। और ये तीनों हो चुके हैं 2021 में, 3 के तीनों इसने जीत लिया है, सिंगल तीनों जीता है नोवाक जोकोविच ने। आइए 56 में कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी राष्ट्रीय योग प्रतिरक्षण संस्थान NII को भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ है।
भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 की खोज वर्ष 1998 में किसने की थी? तो इसको सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर अनिल सूरी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 57, मई 2021 में प्रथम एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? 57 में किया गया है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आइए, जून 2021 में 31वें भारत थाईलैंड समन्वित गश्त 2021 का आयोजन किया गया। इस समुद्री नौसेना अभ्यास का आयोजन किस वर्ष से किया जा रहा है? तो ये जो थाईलैंड के साथ हमारी समुद्री नौसेना जो अभ्यास करती है, यह कब से करती है? तो यह करती है वर्ष 2005 से। अप्रैल 2021 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कितनी राशि के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की शुरुआत की गई है? तो जो सीड फंड की शुरुआत की गई वह 945 करोड़ के साथ की गई है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा अब ये 60। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है? दिसंबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह सुविधा कहाँ शुरू की जा रही है? यह उद्घाटन हुआ हैदराबाद में। आइए, पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो जो है यह किस देश की मुद्रा है? तो पीसो जो है मैक्सिको की मुद्रा है। देखिए, मिलान करना है कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है और फिर कूट से देखना है। तो 62 में जो हमारा होगा, 62 में सोमनाथ मंदिर जो है यह कहाँ है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में है ना, जहाँ पे आता है महमूद गजनवी और यहीं को लूट के जाता है। तो जाटों ने उसके ऊपर हमला कर देता है और 1027 में आखिरी बार वह जाटों के खिलाफ आता है लड़ने के लिए। ठीक है ना। कामाख्या मंदिर जो है ये असम में है और राधा स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है और महाबोधि मंदिर बिहार में है। ठीक है ना। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? CABD यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। 62 में सी। 63 में भी फिर एक सूची है और मिलान करना है और सही बताना है। तो इसमें कहा जा रहा है देखिए, असद अली खां जो हैं ये क्या हैं? वीणा बजाते हैं। फिर देखिए मल्लिकार्जुन, ठीक है ना, जो मल्लिकार्जुन हैं ये मल्लिकार्जुन क्या हैं? ये शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई से थे, बनारस के थे। ठीक है ना। और TN कृष्णन जो है ये वायलिन से हैं। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन सही होगा 63 का बी। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो जेनेवा में नहीं है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। बाकी मौसम विज्ञान, विश्व स्वास्थ्य संगठन और व्यापार संगठन, इन तीनों का जो मुख्यालय है वह जेनेवा में है। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? नोबेल पुरस्कार के बारे में हम लोग इतना पढ़ते हैं और ये कहाँ बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम में। 1901 से शुरू हुआ, लेकिन ये कभी भी अक्सर पूछ रहा था नोबेल पुरस्कार में अल्फ्रेड नोबेल को पुरस्कार कब मिला था? तो उनको कभी नहीं मिला है, उनके मरने के बाद तो मिलना शुरू हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 67 में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? तो अजैव घटक जो होगा वह क्या होगा? इसमें पानी। बाकी हरे पौधे, गैर हरे पौधे और परजीवी ये सब अजैव घटक नहीं है। ठीक है ना। ये जैविक घटक है। जैविक मतलब जिनके अंदर प्राण होता हो और अजैव घटक मतलब जिनके अंदर प्राण न होता हो। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबसे आसान सवाल अगर कुछ है तो यही है 5 जून को। 69। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह है राजस्थान और जो यूपी है वह यूपी चौथे नंबर पे है। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो 70 में सिर्फ ये बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो देखिए, भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश गलत, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश गलत, कथकली केरल का और कथक जो है यूपी का। आइए ये पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज पढ़ने के बाद इसके आंसर देंगे। 71। इस अवतरण का सबसे सही उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका जो सबसे सही शीर्षक होगा जीवन और आशावाद। 72। परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय क्या है?
तो 72 में क्या होगा, परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय यह है कि परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती। ठीक है, चलिए 73, नकारात्मकता का आशय है, नकारात्मकता का आशय होता है निराशावाद, निगेटिविटी कहते हैं ना। निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं कि वे कहाँ जा सकता है। ठीक है ना, तो इसका सही क्या होगा, उपर्युक्त सभी वाक्य सही हैं। निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है। निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है और निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से दुखी रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 75 में आत्मिक आनंद से आशय क्या है। तो आत्मिक आनंद से आशय होता है आह्लाद। फिर ये पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे और इसके आंसरों को देंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में ये कह रहा है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे गलत, आनंदमय जीवन जीते रहे गलत, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे गलत, सेवक वृत्ति अपनाकर पराहित करते रहे, मतलब जो दूसरों का हित करता रहेगा वही पूजा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77, कठोर सत्य किसे कहा गया है। कठोर सत्य किसे कहा गया है। 77 में पूछा गया कठोर सत्य किसे कहा गया है, तो भौतिक शरीर की नश्वरता को ही कठोर सत्य कहा गया है ना। फिर देखिए 78 में निर्बल भावनाओं का विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है। तो इसमें क्या किए जाने की आवश्यकता है इसमें अच्छे कर्मों के नाम अमर कर लेना। अच्छे कर्म करिए और आपका नाम अमर हो जाएगा। 79 में आपका है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करें, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे पूछा जा रहा है कि धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है। तो आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, ये तो गलत है, यानी धर्म के आचरण का उद्देश्य ये नहीं है। फिर देखते हैं अगला ऑप्शन कह रहा है अच्छे कर्मों और गुणों को फैलाना। यही धर्म का उद्देश्य होना चाहिए कि अच्छे कर्म और गुणों को हम लोग फैलाते हैं। ठीक है, आइए अब ये एक चार्ट है, इसको रफ पे बना करके इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। 81, ये चार्ट को रफ पे आराम से बनाएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ सिर्फ आंसर बताऊंगा और सॉल्यूशन अगले वीडियो में। देखिए 81 में क्या होगा सही हमारा। 81 में जो सही होगा वो होगा सी, 82 में जो सही होगा वो होगा ए, और 83 में जो सही होगा वो होगा बी। ठीक है, फिर देखिए 84 में क्या होगा, 84 में बी होगा। 85, देश सी को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप कितना होगा, तो 85 में डी। ठीक, फिर ये पाई चार्ट कॉपी पे बनाइए और सवाल को सॉल्व करिए। 86 में जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी। 87 में जो सही होगा वह भी बी ही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन में हमारा ए सही होगा, और 89 नंबर के क्वेश्चन में 89 में जो सही होगा वह होगा बी। 90 में सी। फिर ये चार्ट को बना करके सवाल को सॉल्व करें। 91 में जो होगा ए, 92 में जो होगा वह होगा बी, 92 में बी, और 93 में जो होगा वह भी डी होगा। 54 94 में बी होगा, 95 में बी होगा, 95 में भी बी होगा। ठीक है, और उसके बाद ये आखिरी चारों चार्ट को जरूर प्रैक्टिस करेंगे। ये 20 नंबर बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 96 में हमारा जो आएगा वह क्या आएगा, 96 में आएगा हमारा सी, बी, 96 में बी। 97 में भी बी होगा, 98 में सी होगा, और 99 में जो होगा ए होगा,
और आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, वह होगा डी। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेट 2 को ख़त्म किया। मैथ के क्वेश्चनों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेट वीडियो देखिए, हो जाएगा। और बाकी जितना भी है हम यहाँ से देखेंगे। मैं स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ ताकि हम लोग इसको आसानी से समय से कर सकें। क्वेश्चन पढ़िए, आपके अंदर से तुरंत आंसर निकल जाएगा कि आपको पता है कि नहीं पता है। नहीं पता है तो तुरंत आपको आंसर पता चल जाएगा। विद इन आधे घंटे में 30 मिनट में ये पूरा का पूरा सेट हो जाया करेगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।